नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वैसे तो ये बहस का विषय है और हम लोग अपने प्रोग्राम्स में पहले भी कह चुके हैं कि इस देश की कुल जितनी आबादी है, उस आबादी का मुश्किल से 2% हिस्सा ही अभी तक टेलीविजन पर न्यूज़ वगैरह देखता है। करंट अफेयर से संबंधित जो चैनल हैं उनको इस देश की आबादी का मुश्किल से 2% देखता है। ये अपने आप में जांच का विषय है कि सोशल मीडिया पर कितने लोग सक्रिय रहते होंगे, कितने प्रतिशत रहते होंगे, और उनमें भी ऐसे कितने लोग हैं जिनके अपने वहां अकाउंट हैं या जो क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं। यानी किसी ने कुछ उस पर डाला, कुछ प्रतिक्रिया, कुछ वहां पर टिप्पणी की, फिर उसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले कितने हैं। तो सोशल मीडिया पर जो लाठियां भांजी जाती रहती हैं, एक दूसरे का जो चरित्र हनन करने की कोशिश होती रहती है, जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, उसका क्या मतदान पर किसी भी तरह का कोई असर पड़ता है क्या? या जो एक्चुअल में इस देश में मूल मतदाता है, जो डिसाइसिव फैक्टर माना जाता है, और एक दूसरी परिभाषा भी इनको दी गई है, लाभार्थी वर्ग, क्या वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, और सोशल मीडिया से जो नैरेटिव गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसके अनुसार बिहेव करता है मतदान के समय? ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आज और कल कांग्रेस की तरफ से 2 वीडियो जारी किए गए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। एक में दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी की छवि है, एक बड़ा सा बोरा वो अपने कंधे पर लादे हुए हैं, और ये शो किया जा रहा है कि जैसे वो वोट चुरा करके भाग रहे हैं, वोट लेकर के भाग रहे हैं बोरे में, और सामने राहुल गांधी की एक सुपर छवि, सुपर सी एक तस्वीर खड़ी कर दी है, और नरेंद्र मोदी उस सुपरमैन को देख करके वहां से डर करके वापस भागने लगते हैं। दूसरा अटैक इन्होंने किया एक दूसरे वीडियो के जरिए, जिसमें यह कहा गया कि मतदान हो रहा है, वहां पर 2 भगवा दुपट्टा अपने गले में डाले हुए और गुंडानुमा उनकी छवि बनाई गई है, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है। उनमें से एक के माथे पर तिलक भी लगा हुआ है। यानी जो हिंदू हैं या जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो कांग्रेस की नजर में गुंडे भी हैं, बदमाश भी हैं, बूथ लुटेरे भी हैं, और लोकतंत्र के हत्यारे भी हैं। एक दंपत्ति है, वो वोट डालने पहुंचा है, उनको खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में और हाथों में नोट लिए हुए वो कहते हैं कि आप दोनों का वोट तो पड़ गया है, आप लोग वापस जाइए। और एक मतदान कर्मी भी दिखाई दे रहा है, वो भी उनके साथ मिला हुआ उसमें दिखाई दिया है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये जो सोशल मीडिया के जरिए गंदगी फैलाई जा रही है या नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इससे क्या कांग्रेस पार्टी कोई जंग जीत सकती है? और जहां तक सोशल मीडिया मंच पर सक्रियता का प्रश्न है या लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रश्न है, 2014 के चुनाव में तब तक तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और तमाम दूसरी पार्टियां वो सोशल मीडिया मंचों पर इतनी सक्रिय भी नहीं थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सोशल मीडिया मंचों के जरिए लोगों तक पहुंचाने का एक पुल बनाया था। क्योंकि उस समय दिल्ली का मीडिया नरेंद्र मोदी के पूरी तरीके से डेड अगेंस्ट था।
उनकी छवि बहुत खराब तरीके से पेश की जा रही थी, तब नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया का यूज किया था लोगों तक पहुंचने के लिए। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने दूसरे तौर तरीके अपनाए और उसमें वो सफल हैं। लेकिन एक ये सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस का जो नैरेटिव बनाने का तौर तरीका है, ये दुष्प्रचार का तरीका है और इस तरह के वीडियो बना करके छवि खराब करने की कोशिश करने का है, या जो इनके अपने कार्यकर्ता समर्थक हैं उनको यूनाइट करके और लामबंद करने का है, ये अब उतना प्रभावी है या नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल इसका मुकाबला कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। दोनों को जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। वीरेंद्र जी, सबसे पहले उस वीडियो का एक हिस्सा जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, और इसको ध्यान से देखा है दर्शक भी और आप लोग भी। यह जीत निश्चित है। ओ भैया जी, कहाँ जा रहे हो? वोट डालने। का नाम है? गरीबदास। गरीबदास तो ही का नाम है और ये वोट डाल चुका है। घर जाओ। पर बेटा ये देखो, हमारा नाम, उम्र 50। अरे 50 का तो ई भी है। उका है ना कि पुराना खान पान बहुत तगड़ा रहा, दबा के घी खाएं। अब खुद ही देखो। और भैया मेरा वोट? का नाम है? जमुना देवी। अरे ये तो हमारा नाम है और हम तो वोट डाल चुके हैं। उका है ना कि आजकल हम लड़की लोगन में भी दाढ़ी मूछ रखने का फैशन चल रहा है। चलिए जाइए जाइए। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। अब तू गंगा देवी। वीरेंद्र जी, क्या इससे आपको मैसेज मिलता है कि ये किस हद तक उतर आए हैं और क्या सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं इस देश में? देखिए, ये साफ साफ कांग्रेस के रुख से अब जो एक शायद ने कहा है ना, रुख से सरक रही है नकाब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ये 1885 में अंग्रेजों ने जिस पार्टी का गठन किया था, अंग्रेजों की बनाई पार्टी अब जो है इटली के नियंत्रण में चली गई है। तो ये इसका जो घनघोर एंटी हिंदू एंटी सनातन चेहरा है। और लेकिन इस देश के लोगों को में जब जागरूकता नहीं है, तो इस पार्टी का ऐसा हिंदुओं के खिलाफ घृणा का अभियान चलता रहेगा। जब इस पार्टी ने हिंदू टेरर, हिंदू आतंकवाद जैसे एक फेक कहानी को गढ़ने का प्रयास किया, कर्नल पुरोहित जैसे आदमी को 10 साल जेल में रखा, साध्वी प्रज्ञा को इतना टॉर्चर किया गया, जबकि इन दोनों का दूर दूर तक कोई इससे ताल्लुक नहीं था। और इसी कांग्रेस का जो हिंदू का प्रेम है, तो इंडिया टुडे की वेबसाइट पे चले जाइए। 1984 में जब राजीव गांधी का पहला चुनाव था, मतलब जब वो प्रधानमंत्री बने थे, एमपी तो 82 में बन गए थे, उसमें इंडिया टुडे के दिसंबर 2084 के अंक को देख लीजिए, और उसमें ये दिखाया गया है कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है, देखो हिंदू धर्म खतरे में है। उसमें टूटा हुआ शंख है, टूटे हुए रुद्राक्ष की माला है, टूटा हुआ शंख है, टूटा हुआ शिवलिंग है, मंदिर है, सांप है। ये सब कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, केवल इंडिया टुडे के आर्काइव में चले जाइए। 1984 दिसंबर का अंक, उसमें मैं आपको माह और वर्ष दोनों बता रहा हूँ। और उसमें कांग्रेस की वो कैंपेन थी, और उस समय भी हम जर्नलिस्ट थे 40 साल पहले, और वो सारे जो है एक एक पन्ने के विज्ञापन देश भर के सभी भाषाओं के अखबारों में छपते थे। और आज वही कांग्रेस जो है हिंदुओं को आतंकवादी बता रही है, और जो विज्ञापन बनाए हैं, जो भी आपने दिखाया, उसमें नाम सारे हिंदू ही हैं। गंगा देवी, यमुना देवी हैं, कोई सलीम या कोई अब्दुल नहीं है। देख लिया होगा आपने। भगवा दुपट्टा उनके गले में डाला है, दोनों भगवा दुपट्टा उनके गले में है।
और हमारे बाबा जी भी दुपट्टा अब कहीं बाबा जी का डर ना जाए और ये अपना दुपट्टा भगवा के जगह कल से व्हाइट ना पहनने लगे। ये इनको भी साहस देने की जरूरत है। तो ये कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ रहा है। और कांग्रेस को ये और राहुल गांधी ने कल कहा भी है कि पिक्चर तो अभी बाकी है। और आज पूना में कहा है कि मेरी जान को खतरा है और ये गोडसे के वंशवादी मेरी हत्या कर देंगे। ये फर्जी कहानी गढ़ रहे हैं गोडसे गोडसे। और आज जो है इस देश की 70% आबादी को ये नहीं पता होगा ये महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा कब था। और ये जो है पिछले 40 साल से कहानी बेच रहे हैं कि गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और गोडसे को जोड़ते हैं आरएसएस से। जबकि महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद कोर्ट में ट्रायल चला, कपूर कमीशन बैठा और ये देखिए बत्ती चली गई है। तो ये सारी बात झूठी साबित हुई। तो ये लेकिन ये इनका अभियान ये चल रहा है। और इनको ये मालूम है, वो चाहे दो देशों का मामला हो या देश के अंदर की लड़ाई हो, अब लड़ाई बॉर्डर पे नहीं होगी, अब लड़ाई ब्राउजर पे होगी। यानी सोशल मीडिया पे। ब्राउजर यानी जिसके जरिए हम इंटरनेट को जो है हम सर्फिंग करते हैं। तो वो ब्राउजर की अब ये जो है ये चुनावी लड़ाई को और पॉलिटिकल लड़ाई को कांग्रेस धीरे धीरे ब्राउजर की बैटल में बदलती जा रही है। ये सारा कुछ अब ये जो वीडियो कैंपेन इनकी है, सामान्य तौर पर ऐसी कैंपेन चुनाव के समय होती है। लेकिन अभी तो चुनाव नहीं है कहीं, और चुनाव है तो बिहार में है। तो ये कैंपेन तो बिहार में होना चाहिए। ये कैंपेन जो है सोशल मीडिया पे जो है पूरे देश के लिए क्यों हो रहा है? तो कांग्रेस को ने अब ये तय कर लिया है कि हम जितनी ज्यादा नरेंद्र मोदी बीजेपी के खिलाफ घृणा फैलाएंगे, उतना हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो मजबूत होगा। इससे बिल्कुल स्पष्ट है ये। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पक्ष में बहुत ही सकारात्मक ऑब्जर्वेशन दिए हैं। यानी एक तरीके से जो 28 जुलाई को 22 जुलाई को जो चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में जो आदेश था, उसको 6 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो अब ये तय हो गया है कि जो एसआईआर के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी, उससे इंडी अलायंस को कोई राहत नहीं मिलने वाली। तो अब तो ये कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। तो इससे तय है, इससे ये निश्चित दिखता है कि कांग्रेस अपना घृणा का अभियान तेज करेगी। वैसे और ये रुकने वाले नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी एक वीडियो जारी किया गया है, उसको भी देख लेते हैं, फिर बाबा जी के पास जाता हूं। जी। जाति 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 ईवीएम 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 वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। बाबा जी, ये एक नैरेटिव है, ये कोशिश की जा रही है कि जो भी सोशल मीडिया मंचों को देखते हैं, वहां आते हैं, कम से कम उनके बीच में कांग्रेस एक अलग तरह से पोर्ट्रे करे भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उनके सपोर्टर्स को, और ये एक प्रतिपादित करने की कोशिश करे कि वो वोटों की चोरी करके, बेईमानी करके, फेक मतदाता सूची बनवा करके सत्ता में येन केन प्रकारेण आते हैं। सवाल कई उठते हैं साहब। सवाल ये भी उठता है कि फिर हिमाचल आपने कैसे जीत लिया, कर्नाटक तेलंगाना कैसे जीत लिया, फिर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री क्यों है, या झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री क्यों है, पश्चिम बंगाल में ममता जी क्यों है, या केरल में बहुत सालों से, कम से कम अब 10 साल होने जा रहे हैं, कम्युनिस्टों की सरकार क्यों। तो अलग अलग राज्यों, और भारतीय जनता पार्टी फिर 240 पर क्यों रुक गई 2024 में। नरेंद्र मोदी का जीत का मार्जिन कम क्यों रह गया। अगर चुनाव आयोग से उनकी फिक्सिंग ही है तो सवाल तो ये भी उठेंगे। जी सर, 2-3 मुद्दे आपने उठाए हैं। सबसे पहले
ये जो वोट चोरी वाला गरीबदास का वोट पड़ गया, आपने ध्यान दिया होगा कि उसकी जो भाषा है वो भोजपुरी, यूपी और बिहार वाली है। जी ये हाँ। बिहार के चुनाव को मद्देनजर रख के ये वीडियो बनाई गई है। आज मेरी बिहार के ही एक दो पैनलिस्ट से बात हो रही थी। सर, बिहार में इतनी खराब स्थिति है कि हो सकता है कांग्रेस और महागठबंधन तेजस्वी लालू की पार्टी आज तक का इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन कर सकती है, और वहां ये निश्चित रूप से हारने जा रहे हैं। आप कई बार पहले कह चुके हैं कि इनफैक्ट ये गांधी परिवार के अंदर की लड़ाई है जो सतह पे आई है, और सत्ता का संघर्ष इनके परिवार के अंदर शुरू हो चुका है। एक और बिहार का चुनाव बहुत बुरी तरह हारने के बाद राहुल गांधी को अपने परिवार के अंदर सत्ता बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी अपने दोनों बच्चों को ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुकी है कि ये है आने वाली कांग्रेस की अगली भावी पीढ़ी। पहली बात। सर, एक चीज और ध्यान दीजिए, आज जो राहुल गांधी ने कहा है ना कि मेरी हत्या भी हो सकती है, मेरी जान खतरे में, सर ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। और मैं इतना सर, 1 मिनट, थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट में इतिहास में 71 वॉर के बाद तो सो कॉल्ड दुर्गा जी की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी। क्यों? 71 में तो बांग्लादेश विजय, रणचंडिका, दुर्गा, और मात्र 3 साल के अंदर इतनी एक्सट्रीमली अनपॉपुलर हो गई कि इमरजेंसी लगानी पड़ गई। चलिए, इमरजेंसी लग गई, जनता पार्टी आई, नहीं संभाल पाई, वापस ये बाउंस बैक किया इन्होंने, 300 कुछ सीटें लेके फिर सत्ता में आ गई बहुत पॉपुलर वोट के साथ। मुझे वो चुनाव याद है, हालांकि मैं सिर्फ 15 साल का था। और मात्र 4 साल के अंदर इतनी एक्सट्रीमली अनपॉपुलर हो गई कि पूरे देश को इन्होंने जला के रख दिया, और पंजाब में वो सब कुछ हुआ, और ऑपरेशन ब्लू स्टार, और इनकी हत्या हो गई। और अगर उस साल ये सहानुभूति की लहर राजीव गांधी को न मिली होती तो उस साल ही ये चुनाव हार गई होती। खैर साहब, 84 में सत्ता की अपना सहानुभूति की लहर पे 408 या 10 सीट, और मात्र 3 साल के अंदर इतनी एक्सट्रीमली अनपॉपुलर हो गई कि गली गली में चोर है, राजीव गांधी चोर है कि नारे लगने लग गए, और राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। तो सर, जब इनकी हमेशा पॉपुलैरिटी, ये चाहे जितने प्रचंड बहुमत से आ जाएं, 3 साल के अंदर, 3 नहीं 2 से 2.5 साल के अंदर ये एंटी इनकम्बेंसी से ये इनकी मां हमेशा जूझने है। हाँ, नेहरू का जमाना और था, उस जमाने में विपक्ष नाम की चीज ही नहीं थी, कोई था ही नहीं। तो सर अब नरेंद्र मोदी लगातार सरकार पे सरकार रिपीट कर रहे हैं, और एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी हो जाती है। तो सर, राहुल गांधी को एक बात समझ में आ गई है कि चुनाव तो हम इनको नहीं हरा पाएंगे। तो इनके पास एक बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है सर, सहानुभूति लहर। सर, ये परिवार सहानुभूति लेने के चक्कर में है। ये आज मेरे कान खड़े हुए हैं, आज जब उसने ये बयान दिया है कि मैं नहीं आ सकता, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि अभी मैं सुप्रिया श्रीनेत का एक वो देख रहा था ट्वीट, जिसमें कहा गया कि वो वकील ने बिना राहुल गांधी की सहमति के वो लेटर कोर्ट को दिया है, और उनको उससे राहुल गांधी बहुत नाराज हैं। उनसे कहा गया है कि आप कल उस लेटर को कोर्ट से वापस लें। और ये इसलिए भी क्योंकि सोशल मीडिया मंचों पर भी और मीडिया में भी ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि भाई, विदेशों में तो आप बिना सिक्योरिटी के बड़े आराम से टहलते हैं, वहां तो आपकी जान को खतरा नहीं है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में आते ही आपकी जान को खतरा हो जाता है। तो इनको लगा कि बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो जाएगा अगर ये मामला आगे बढ़ा। तो आज इन्होंने यू टर्न लिया इस मामले में, और अब सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़े दोनों के बयान आ गए हैं सोशल मीडिया पर कि कल ये लेटर अदालत से वापस लिया जाएगा। जी वीरेंद्र जी,
जी मैं आपको एक बीजेपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका एक हिस्सा सुनवा देता हूं। बात का डर है राहुल जी, शपथ पत्र हाँ, नहीं अनुराग देते, ठाकुर ने बोला है। सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो, और यही आपका तरीका हो गया है। भ्रम फैलाया चुनाव के समय संविधान का लेकर, आज संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। और ये देखिए, शूट एंड स्कूट का इनका पुराना है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को बुलाया, वोटर रोल इशू पे नहीं गए, उनको कहा एविडेंस दे दो, बार बार कहा, नहीं दिया राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। और यहां तक कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपी एक्ट में अगर देखें सेक्शन 80 में, तो नो इलेक्शन कमीशन, नो इलेक्शन पिटिशन फाइल की इनके किसी भी नेता ने, किसी चुनाव लड़ने वाले ने। और अगर आप दाहिनी ओर देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और आरजेडी को, ये पूरा चार्ट देखिए आप ध्यान से। इलेक्शन कमीशन आज 13वां दिन हो गया लगातार बिहार में, वहां तो इनकी कोई इस तरह की बातचीत नहीं है, खुले मन से इलेक्शन कमीशन बात सुन रहा है, बिहार के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनके पास बिहार में मुद्दा कोई नहीं बचा, चुनाव में जाने से पहले हार स्वीकार कर ली, तो अब झूठे आरोप लगाते हैं। एक और सुन लेते हैं। बिहार की जिस लेडी को 124 साल की बता करके कल ये टी शर्ट पहन रहे थे, वो लेडी सामने आ गई है। वो लेडी सामने आ गई है। का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर वो टी शर्ट पहने, क्यों है? क्यों? कारण क्या है? वो कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया है किसने? तब मेरे उम्र के लिए वो इतना शुभ चिंतक क्यों बने? वो आखिर मेरे हैं कौन? जानना मैं चाहती हूँ ना कि वो है मेरे कौन, उनको अधिकार किसने दिया? मेरा विपक्ष लड़ने के लिए, मेरा विपक्ष कुछ करने के लिए उनको अधिकार किसने दिया? मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसने दिया है अधिकार। अधिकार देने वाला का भी नाम तो जानना चाहिए ना मुझे, कि कौन दिया है। आप कहना चाहते हैं कि आपके लिए ऐसा ना किया जाए? हाँ, ना किया जाए। क्यों किया जाएगा? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे लिए ना किया जाए। क्यों किया जाएगा? कारण क्या है? जो किया है वो करने वाला है कौन? उसको अधिकार किसने दिया है? तो ये किसी भी हद तक जा रहे हैं वीरेंद्र जी। बस अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये केवल चुनाव की जो वैधता है, चुनाव की जो विश्वसनीयता है, उस पूरी प्रोसेस के बारे में इतना बड़ा संदेह का पहाड़ खड़ा कर दो कि हम चुनाव फिर हार जाएं, कोई हमसे सवाल ना पूछे, और उसके बावजूद, और चुनाव हारने के बाद भी हमारे पास चुनाव के बाद बवाल करने का, अराजकता फैलाने का एक ठोस राजनीतिक आधार बना रहे, इसमें ये है इनका। और जो एक कहावत है ना, हेड्स आई विन टेल यू लूज, तो चित भी मेरी पट भी मेरी, तो इनको कि चुनाव हारने के बावजूद भी हम जो है विक्टिम कार्ड खेलने की स्थिति में होंगे। देखो, चुनाव आयोग को बीजेपी ने जो है खरीद लिया है, और चुनाव आयोग की वजह से हम चुनाव हार गए, और हम फिर दंगा करेंगे, हम फिर रोज झूठ बोलेंगे, हम फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ अनाप शनाप रोज नए आरोप लगाएंगे, नए वीडियो बनाएंगे, और सोशल मीडिया में भर देंगे, और कहीं ना कहीं हम जब इतनी नेगेटिविटी और इतनी नकारात्मक जहरीली बातें करेंगे तो कुछ तो असर होगा। तो ये इसी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, और इनको मालूम है बिहार भी हारेंगे, ममता बनर्जी बंगाल भी हारेंगी, और अभी तो एसआईआर में असली लड़ाई तो अभी होनी है बंगाल में, बिहार में तो कुछ नहीं हुआ। तो ये स्ट्रेटजी बहुत साफ है। और दूसरी जो बात बाबा जी ने कही कि विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी है, तो जब हताशा चरम पे होती है तो कोई भी आदमी, कोई भी नेता बड़ी से बड़ी गलती कर सकता है, और अब इनकी हताशा इनके चरम पे है। हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, दिल्ली गया, और बिहार जा रहा है अब। भट्ट साहब, इनकी हताशा तो चरम सीमा पर है, क्योंकि जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं, कल से पूरे देश में सिग्नेचर अभियान, ना ये अब सुप्रीम कोर्ट को मान रहे, ना ये चुनाव आयोग को मान रहे, ना ये पार्लियामेंट का लगातार निरादर कर रहे हैं, ये मीडिया को धमकाने का काम कर रहे हैं,
इस देश में डेमोक्रेसी का ऐसा कौन सा पहिया बचा है, पिलर बचा है जिस पर इनको भरोसा हो। आज इनका एक और झूठ का पर्दाफाश किया बीजेपी ने। अब जाकर के बीजेपी सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर है। वोटिंग के आंकड़ों ने राहुल गांधी को किया एक्सपोज। झूठ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग टर्नआउट बढ़ गया। राहुल गांधी। सच। 5 बजे से पहले 58 लाख वोट प्रति घंटा पड़े। 5 बजे के बाद 32.5 लाख वोट प्रति घंटा पड़े। महाराष्ट्र को लेकर के लगातार ये झूठ बोलते आ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक काम और किया। वो योगेंद्र यादव पता नहीं कहां छुपा हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद। वो तो कैंपेन कर ही रहा लगातार। और हरियाणा के चुनाव में वो सुनामी, आंधी, तूफान, पता नहीं क्या आएगा, इस तरह के दावे कर रहा था। वो 2 लोगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां कह रहे हैं कि साहब मतदाता सूची में बिहार की इनको मृत बताया गया, ये जीवित हैं। ऐसे 10-12 लोगों को इन्होंने ढूंढ करके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चलो इतनी जागरूकता तो आई कि लोग अब यहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे, लेकिन भाई जाकर के बीएलओ को बताओ, चुनाव अधिकारियों को बताओ कि भाई आपसे ये गलती हो गई है। उनकी नुमाइश यहां क्यों की जा रही है? और राहुल गांधी ने तो हद कर दी। ये देखिए, उनको लेकर के आज अपने घर पहुंच गए उस लाइब्रेरी नुमा ड्राइंग रूम में और उनके साथ चाय पी रहे हैं और एक मैसेज भी कर रहे हैं कि जीवन में बड़ा दिलचस्प अनुभव हुआ। लेकिन अब मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए धन्यवाद चुनाव आयोग। भैया ये कोई पहली बार हो रहा है क्या? मतदाता सूचियों में इस तरह की भूल चूक पहली बार हो रही है क्या? चौधरी साहब, ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। इनको मालूम है कि अगले साल सेंसस होनी है और उसके बाद जो है सीटों का डिलिमिटेशन होना है, महिलाओं की सीटें आरक्षित होनी है और उसके बाद एनआरसी होगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो जब एनआरसी होगा और सरकार के पास इतना बड़ा डाटा अब आ गया है कोविड के बाद से लेके अब तक कि इस देश में एक एक व्यक्ति की जो है पहचान हो जाएगी कि मतदाता सूची में असली है कि फर्जी है। सबसे बड़ी चिंता यही है इनकी। और आज जो बीजेपी ने एक्सपोज किया है रायबरेली और वायनाड का, वो भी दिखा दीजिए। ये रायबरेली का है। बीजेपी ने रायबरेली में 2 लाख से अधिक संदिग्ध वोटरों की पहचान की। 92,747 वोट मास एडिशन से, 15,853 मिश्रित परिवारों में, 71,977 फर्जी पते वाले, 19,520 डुप्लीकेट, जांच में 52,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पाए गए। कथित रूप से वफादार वोटर बेस बनाने के लिए बीजेपी ने सवाल किया, क्या राहुल गांधी अपनी ही नैतिकता की डिमांड के अनुसार इस्तीफा देंगे? बाबा जी। सर, मैं एक और बात की तरफ पॉइंट आउट करना चाहता हूं। 11 साल से ऊपर हो गया मोदी सरकार को, आज तक विपक्ष एक भी मुद्दा नहीं ढूंढ पाया जिसमें मोदी को घेरा जा सके। विदेश में घूमता है, अपनी बीवी को इसने साथ नहीं रखा, इसके बच्चे नहीं है, ये पता नहीं कितने लाख रुपए किलो का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट पहनता है, चौकीदार चोर है, राफेल। इसके अलावा इनको आज तक एक भी मुद्दा मिला? अच्छा, इनकी समस्या क्या है सर? 410 सीट लेके मिस्टर क्लीन आए थे, 2 साल के अंदर बोफोर्स के एक आरोप ने धज्जियां उड़ा के रख दी और मिस्टर क्लीन के चेहरे पे कालिक पुत गई।
और सारे देश ने उस आरोप को सच्चा मान लिया। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। उन्हीं का फाइनेंस मिनिस्टर उनके लिए काल बन गया। सर क्योंकि आरोप में दम था। ये 11 साल में एक भी ऐसा आरोप नहीं लगा पाए, खोज पाए, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं खोज पाए जो भाजपा पे या मोदी के उजले कपड़े पे, उनकी उजली छवि पर चिपक सके। सर आज इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ट्रस्ट डेफिसिट। आज राहुल गांधी का पर्सनल इंटेग्रिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर वो कुछ भी बोलते हैं, इस देश की जनता उनकी बात को स्वीकार नहीं करती है। झूठ बोल रहा होगा, ये झूठ बोलता है। क्यों? अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये सिर्फ इसका तो है स्पिट एंड स्कूट, थूको और भाग जाओ। आज तक ये, अच्छा, और उसके बाद माफी मांग लो, उसके बाद माफी मांग लो। फिर कहता मैं माफी वीर नहीं हूं, मैं सावरकर नहीं हूं। अरे तुम तो पता नहीं कितनी बार रोज तुम एफिडेविट पे माफी मांग रहे हो। तो सर बात ये ना, अच्छा, एक और काला चिट्ठा इनका सामने आ गया। आज बीजेपी ने बाकायदा हमला किया ये कहते हुए कि सोनिया गांधी तब तक सिटीजन ही नहीं बनी थी भारत की, कि वो 1980 में वो वोटर बन गई थी 1980 में। कैसे वोटर बन गई? 3 साल पहले। सर अमर अकबर एंथनी का एक डायलॉग है, बोला साहब आप अपन को इतना मारा, पर अपन सिर्फ एक मारा, पर सॉलिड था ना। सर ये 100 झूठ बोलेंगे, उसमें एक में भी तथ्य नहीं होगा। सर बीजेपी सिर्फ एक पंच लेके आएगी, पर विद डॉक्यूमेंट, विद प्रूफ। अब इस बात का जवाब दे दे कि जब नागरिकता 1983 में ली है तो 1980 में कैसे वोटर बन गई सोनिया गांधी? इस बात का पूरी कांग्रेस और पूरा इकोसिस्टम और पूरा इंडिया अलायंस जवाब दे दे, भारत की जनता मान जाएगी। तो और ये राजेश पैर नहीं होते। ये राजेश खन्ना वाला चुनाव था जिसमें नई दिल्ली सीट से मत पेटी के पास राजेश खन्ना भी खड़े हैं, राजीव गांधी भी खड़े हैं, सोनिया गांधी वोट कर रही हैं। ये जो एक गुप्त मतदान की एक प्रक्रिया होती है, उसका खुला उल्लंघन। बिल्कुल, वोट की गोपनीयता। और फिर फोटो खींची जा रही है, वोट देते हुए फोटो खींच रहा है। और सर इससे बड़ा संविधान का और संवैधानिक प्रक्रिया का और संवैधानिक मर्यादाओं का क्या मजाक उड़ाएगा जो इस परिवार उड़ाता रहा है। तो सर एक बात बताऊं, आपने कहा ना सोशल मीडिया, सर सोशल मीडिया की सबसे बड़ी जो ताकत है ना कि उसने आम आदमी को एम्पावर किया है। आज सोशल मीडिया की ताकत यह है कि आम आदमी 1 सेकंड में दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। अच्छा एक बात आपको बताऊं सर, पहले हम लोग जब YouTube का डाटा बहुत महंगा था, YouTube इतना पॉपुलर नहीं था, तो हम लोग फेसबुक पे लिखा करते थे। तो सर पोस्ट में लिखता था, मैं बहुत 10-12 साल से लिख रहा हूं, पोस्ट में लिखता था तो लोग कहते थे कि आपकी पोस्ट पढ़ने में जो मजा आता है उससे ज्यादा मजा नीचे आए कमेंट्स में आता है। आज भी आप चले जाइए, आप YouTube पे जितने वीडियोस बनाते हैं, देयर आर पीपल जो पूरे के पूरे कमेंट्स पढ़ते हैं। अभी भी हम लाइव कर रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे होंगे, दुनिया है हमारे लाइव के साथ साथ, वो सारे कमेंट्स पढ़ रही है। और वहां पे सर दूध का दूध पानी का पानी दुनिया खुद कर देती है, दर्शक खुद कर देता है। मैं और आप झूठ बोलेंगे, तुरंत खंडन आ जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी, लिंक आ जाएगा, प्रूफ आ जाएगा, फोटोग्राफ आ जाएगी, वीडियो आ जाएगी। सर दुनिया आजकल 8वीं क्लास का बच्चा मुझसे आपसे ज्यादा टेक सेवी है। और गांव की, सर मैं तो पूरे देश में घूमता हूं, मैंने गांव में औरतों को देखा है रसोई में जब बर्तन मांज रही होती हैं तो सामने यूट्यूब की वीडियोस लगा रखी होती हैं। हालांकि उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, पर सर आज पूरा का पूरी देश दुनिया एम्पावर्ड है।
और उनके पास एक माध्यम है, और वो अब तो वीडियो बनाना भी सीख गई हैं, रील बनाना सीख गई हैं। आज सर 1 मिनट के बना रही हैं, कल को 10 मिनट के भी बनाएंगी। अभी तो सिर्फ नाच रही हैं वीडियो के सामने, कल को वो भी पॉलिटिकल कमेंट्री करेंगी। इसलिए अब देश को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और अब तो सर शॉर्ट्स में जी आखिर में निशिकांत दुबे का लोकसभा के भाषण का एक अंश सुन लेते हैं। ये जो राहुल गांधी आजकल कह रहे हैं ना, मैच फिक्सिंग हो रही है, मैच फिक्सिंग कैसे होती है, निशिकांत दुबे ने बताया। चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर हुए। MS गिल चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर हुए सर, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गए, राज्यसभा से मेंबर हो गए, और देश के मंत्री हो गए स्पोर्ट्स के। नवीन चावला सर, नवीन चावला, अब उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, अभी उनकी डेथ हुई, लेकिन पूरी दुनिया जानती कि जो विदेशी लॉबी है, मदर टेरेसा पर बहुत अच्छा बुक लिखा उन्होंने सर, और जो वो लॉबी सोरेस के साथ जो लॉबी गांधी परिवार को मदद करती है और जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, उस लॉबी के सबसे बड़े समर्थक थे। उस नवीन चावला को आपने, जो सेक्रेटरी एमपैनल नहीं था, जानकारी के लिए, उसको जबरदस्ती सेक्रेटरी एमपैनल कराया और सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। आज यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम कानून चेंज करके लेकर आए और उसमें आप भी बैठोगे, पैनल हम देंगे, तो इसके पहले तो आपने कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं पूछा। जब तक 2014 तक सरकार रही, मैं राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को चैलेंज करता हूं कि आपने इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में एक बार भी किसी विपक्ष के आदमी से कंसल्ट किया है? आजादी के 1950 से लेकर 2014 तक आप अपने चपरासी को, अपरासी को, कार्यकर्ता को, जिसको आपने चाहा जो है इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज। तो ये निशिकांत दुबे ने बहुत अहम सवाल खड़े किए और इनको एक तरीके से निवस्त्र करने का काम किया। जी भट्ट साहब, देखिए, अब देश जो है राजशाही से आगे जा रहा है, और लोगों को समझ लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े देश की, जिसकी इतनी 5000 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यता है, 140 करोड़ आबादी है, उसकी डिफॉल्ट सेटिंग को नरेंद्र मोदी ने बदल दिया है। जो सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति थी कि हम तो 1000 साल हारे, हम तो पिटते रहे, तुर्कों ने हमको लूटा, अरबों ने हमको लूटा, अफगानियों ने हमको लूटा, ईरानियों ने हमको लूटा, अंग्रेजों ने हमको लूटा, हम तो दीनहीन थे, निराही, हम तो निरीह थे, हम तो अनपढ़ जाहिल थे। और एक यहाँ बड़े मौलाना थे लखनऊ में, मौलाना अली मियाँ, वो तो कहते थे कि इस्लाम के साथ भारत में तहजीब आई। तो अब हम अपनी तहजीब, हमको मालूम है हमारी तहजीब क्या है। जैसे जैसे भारत के लोगों में स्वयं बोध जागृत होगा, जैसे जैसे भारत के लोगों में इतिहास बोध जागृत होगा, जैसे जैसे लोगों के अंदर शत्रु बोध जागृत होगा, जैसे जैसे भारत में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण होगा, सनातन की संस्कृति का पुनरुत्थान होगा, वैसे वैसे कांग्रेस का दर्द बढ़ेगा, हमले बढ़ेंगे, हिंसा बढ़ेगी, घृणा बढ़ेगी, और इसका इलाज केवल चुनाव के जरिए ही जनता इनको देगी। और ये एक चुनाव और या 2 चुनाव और या 3 चुनाव और, ये अपने आप ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अप्रासंगिक हो जाएंगे, और इसका कोई इलाज नहीं है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बढ़िया तरीका चुनाव ही है, सबसे बढ़िया तरीका लोकतांत्रिक प्रोसेस है। जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए, लेट देम डिसाइड कि वो किसको को कितना प्रासंगिक और कितना प्रमाणिक मानते हैं। नरेंद्र मोदी ने 10 साल इंतजार किया और आम आदमी पार्टी ऐसी झूठ बेमान मक्कारों की, विदेशी एजेंटों की पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर किया। वही कांग्रेस के साथ भी होगा, वही राहुल के साथ भी होगा। यही एक तरीका है जिसमें समाज में समरसता बनी रहे, सामंजस्य बना रहे, आम सहमति बनी रहे। और राहुल गांधी तो चाहेंगे कि देश में हिंसा हो, एनार्की हो, अराजकता फैले और विदेशी ताकतों को हस्तक्षेप करने का मौका मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ये सब कभी नहीं होने देगी। ये बहुत करके इन्होंने 11 साल देख लिया, और इसका हल आने वाले लगातार जो चुनाव राज्यों में होंगे, फिर 29 में लोकसभा के होंगे, आप देखिएगा उसी से हल निकलेगा। सर मैं एक अंतिम बात जोड़ देना चाहता हूं।
मोदी सरकार ने सर गरीब आदमी, आम आदमी को एम्पावर करने के लिए दो बहुत बड़े काम किए। सबसे पहला तो जो सर ये सभी लोगों का बैंक खाता खुलवा के यूपीआई, आज हर व्यक्ति के लिए कैश हैंडलिंग, कैश फ्लो, खाता, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बहुत आसान कर दिया, नंबर 1। और नंबर 2, जो डाटा सस्ता कर दिया और हर आदमी के हाथ में फोन पहुंच गया। आजकल आपने देखो किसी भी बात में आपने देखा होगा, अरे वीडियो बना रहे, वीडियो बना, कोई भी बात हो तुरंत 4 आदमी मिलकर वीडियो बनाने लगते हैं। और डाटा सस्ता है, वर्ल्ड में सबसे सस्ता कॉलिंग रेट और सबसे सस्ता डाटा इंडिया में है। इंडिया में है, यस। उस डाटा का सबसे अच्छा उपयोग भारत का आम आदमी, गरीब आदमी, मेरे जैसे, आपके जैसे लोग कर रहे हैं। जी जी। और यही सबसे बड़ी एम्पावरमेंट है। आज हर आदमी, हाँ, आज हर आदमी एक, उसका अपना एक न्यूज चैनल है और उसका वो स्वयं मालिक है, स्वयं संपादक है, वही उसकी एडिटोरियल पॉलिसी डिसाइड करता है। इसलिए वो अपना नैरेटिव खुद गढ़ रहा है। जी, बहुत सही बात के साथ आपने ये प्रोग्राम का अंत किया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने दी, बहुत अहम टिप्पणियां की और पूरे विषय को दर्शकों को समझाने और मेरे जैसे राजनीति के विद्यार्थी को भी समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। नमस्ते।